हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारे नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है जैनिज़्म। आज हम जैनिज़्म के बारे में देखेंगे, जैनिज़्म को पढ़ेंगे। जैसे हमने बुद्धिज़्म को कंप्लीट किया, बुद्धिज़्म के बारे में हमने एक एक चीज़ को डिटेलिंग में पढ़ा, उसके लिटरेचर को, लाइफ ऑफ बुद्धा को। इसी तरीके के साथ अब हम जैनिज़्म को देखेंगे। आज के इस टॉपिक में हम जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारा अर्ली जैन लिटरेचर के साथ। जो हमारे जैन लिटरेचर हैं, आज हम उन्हें देखेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, उनके बारे में समझेंगे। तो जैन लिटरेचर को चलिए समझते हैं कि जैन लिटरेचर क्या है। जैन लिटरेचर को अगर हम स्टार्ट करें तो जैन टीचिंग्स को जो है वो प्रिजर्व किया गया था एक ऑरल ट्रेडिशन के साथ। जो ऑरल ट्रेडिशंस के साथ इनको जो है वो यहाँ पर प्रिजर्व किया गया था। बाद में इन सबको जो है वो संकलित किया, उसका एक रिकॉर्ड बनाया। बाद में इन सबको जो है एक जो है फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में इनको जो है वो संकलित किया, इकट्ठा किया एक जगह पर, और वहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर रिकॉर्ड्स बनाए। तो अगर हम जैन टेक्स्ट की बात करें, जो हमारे जैन टेक्स्ट हैं, जैन लिटरेचर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि अर्ली जैन लिटरेचर कैसा था। जो हमारा जैन लिटरेचर था उसमें हमने देखा कि ये सिर्फ ऑरली ही प्रिजर्व्ड था। ये ऑरली प्रिजर्व्ड था, पहले ऑरली इसको प्रिजर्व किया गया था, ऑरली प्रिजर्व्ड था। ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग इनके जो रीति रिवाज थे या ट्रेडिशंस जो थे, उनके अकॉर्डिंग इन्हें ऑरली ही प्रिजर्व किया गया था। बाद में इन सबको जो है एक जगह पर संकलित किया गया, फिर इनको वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। अगर हम पुराने समय की बात करें, पुरातन समय से ही जो यहाँ पर जैन मॉन्क्स थे, पहले हमने बुद्धिस्ट मॉन्क्स के बारे में पढ़ा, अब हम जैन मॉन्क्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो जैन मॉन्क्स हैं वो स्ट्रिक्टली जो है यहाँ पर के जो 5 वोव्स हुआ करते थे, 5 वादे जो जैनिज़्म लेता था उनको फॉलो अप करते थे। यहाँ पर जैनिज़्म में 5 वादे जो हैं वो जैन मॉन्क से लिए जाते हैं कि आप इन जो 5 जो वादे हैं, आप इन 5 वादों के जो वादे हैं आपको इनके पूरा करना पड़ेगा। वोव्स को हिंदी में वादा कहा जाता है। जो वचन लिए जाते हैं वो वचनबद्ध कर दिया गया उनको, उन लोगों को 5 वचनों में वचनबद्ध कर दिया कि आपको ये वचन मानने ही पड़ेंगे। तो वो स्ट्रिक्टली उन 5 जो वचन थे, उन 5 वचनों को वो मानते थे, बड़े स्ट्रिक्टली उन चीज़ों को फॉलो करते थे। अगर हम पुराने समय की बात करें, इन ओल्डर टाइम्स, पुराने समय में जो जैन मॉन्क्स जो थे यहाँ पर जैन मॉन्क्स, ये स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, स्ट्रिक्टली फॉलो 5 ग्रेट woes ऑफ जैनिज्म। यहाँ पर बाद में जब देखा गया कि ये जो हमारे जैन जो टेक्स्ट हैं, जैन लिटरेचर जो है, इसको कभी डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में नहीं देखा गया, बाद में जो जैन टीचर्स थे, इनको ये समझ में आया कि जो चीज़ अभी तक हमने डॉक्यूमेंट्री में नहीं की है, जो हमें सिर्फ ऑरली ही पता है, वो चीज़ को मेमोराइज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। उन चीज़ों को मेमोराइज़ करना एक डिफ़िकल्ट था, एक चैलेंज था। अभी अगर कोई आपको ये कहे कि आप जो है यूपीएससी के सिलेबस आपको दिया जाता है कि ये बुक्स जो होती है ये हमारी हमने फॉलो अप करनी है, जैसे कि आर एस शर्मा होती है, उसमें हम जैसे हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा को देखते हैं, वैसे अब तो उपेंद्र सिंह भी आ चुकी है। ठीक है, ये इन बुक्स को अगर हम देखें कि ये बुक्स के अंदर हमें टेक्स्ट ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये चीज़ें इसमें हमने पढ़नी है और ये हमारा सिलेबस है। हम अगर उन चीज़ों को, अगर हमें सिर्फ सिलेबस दे दिया जाए, बुक कोई बताए ही नहीं, सिर्फ ऐसा कह दिया जाए कि भाई हाँ ठीक है आपको हिस्ट्री देखनी है, हिस्ट्री में आप सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ों को डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में ना देख करके उनको ऑरली ही समझो,
तो ऑरली वो चीज़ों को याद रख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत चैलेंजिंग वो चीज़ हो जाएगी। जब तक कि वो चीज़ हमारे पास रिटन फॉर्म में नहीं है, हम उसको अच्छे तरीके से मेमोराइज ही नहीं कर पाएंगे। किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने के लिए वो चीज़ आपके पास जो है एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, लिखित रूप में आपके पास होनी चाहिए। अभी आप लोगों को भी यही बोला जाता है कि लिख लिख कर तैयारी करो, लिख लिख कर याद करोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। ऑरली करोगे तो फिर उन चीज़ों को मेमोराइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कई लोग होते हैं जो इस तरह कर भी पाते हैं भी, ऑरली जो है वो चीज़ों को याद कर लिया, होते हैं, ये एक्सेप्शनल केस है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सभी लोग इस तरह करें तो सभी नहीं कर पाएंगे। हर जो व्यक्ति है उसका एक अपना तरीका है हर चीज़ को समझने का, हर चीज़ को करने का। इसीलिए यहाँ पर भी जो है हर चीज़ को, जो जैन जो टेक्स्ट थे उनको पढ़ने का जो है वो पढ़ने ज़रूरी हुआ करते थे जैन मॉन्क्स के लिए। तो वो चीज़ों को अगर हम ऑरली रखते तो फिर वो चीज़ें ज़्यादा मुश्किल थी। ये वहाँ के जो जैन टीचर्स हैं उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर ये टीचिंग्स हमें देनी है, ये टेक्स्ट अगर हम देंगे, अगर लिखित रूप में ये दिए जाएं, तो शायद हो सकता है लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से, जो जैन मॉन्क्स हैं उनको ये ज़्यादा अच्छे से जो है वो मेमोराइज़ कर पाएँ, वरना वो मेमोराइज़ ही नहीं कर पाएंगे, उनको डिफ़िकल्टी आएगी उन चीज़ों को याद करने के लिए। इसीलिए वहाँ पर जो है इन सब को डॉक्यूमेंटेशन में रखा गया। तो यहाँ पर इनको ये लगा कि जो जैन टीचर्स थे इनको रियलाइज़ हुआ कि हम जो है यहाँ पर मेमोराइज़ करना जैन लिटरेचर को वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पास्ट और प्रेजेंट की मिक्सअप हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन लोगों ने जो है जो जैन टेक्स्ट था, जैन लिटरेचर था, उसको एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में यहाँ पर ये लोग ले कर के आए, एक लिखित फॉर्म में वहाँ पर ये लोग ले कर के आए थे। तो ये जब इन्होंने उस चीज़ को लिखित फॉर्म में ले कर के आए, एक लिखित रूप में पेश किया, तब जो ये जो सेक्रेड बुक्स बनी थी, ये जो एक सेक्रेड बुक्स बनी थी, जब इन लोगों ने, यहाँ के जो जैन टीचर्स थे, जैन टीचर्स जो थे, इनको रियलाइज़ हुआ कि इस तरह से ऑरली अगर हम चीज़ें रखें तो इनको मेमोराइज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। ये डिफ़िकल्ट हो गया, जिसकी वजह से इन्होंने डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में चीज़ों को लेकर के आए, इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कर दिया। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हो गया यहाँ पर इन टेक्स्ट का। फिर इन टेक्स्ट को ये जो है एक ये सेक्रेड बुक्स बन गई, ये सेक्रेड बुक्स बन गई, सेक्रेड बुक्स बन गई, ये SACRED, सेक्रेड बुक्स बन गई ये जैन्स की ये सेक्रेड बुक्स बन गई, जिन्हें सिद्धांता और अगमा भी कहा जाता है, जिन्हें सिद्धांत और अगम भी कहा जाता है। इन सेक्रेड बुक्स को सिद्धांत और अगम भी कहा जाता है, यहाँ पर ये जो अर्ली टेक्स्ट थे, ये जहाँ पर जो हमारे अर्ली टेक्स्ट ये जो बने थे जैन लिटरेचर में, जैन लिटरेचर की ही आज हम बात करेंगे। जैन लिटरेचर में जो हमारा अर्ली टेक्स्ट हुआ करता था, अर्ली जो ये हमारे टेक्स्ट थे, अर्लीस्ट टेक्स्ट थे ये, इनका जो लिखित, जो इनको लैंग्वेज में दिखा गया था, इनको जो है वो एक पाली डायलेक्ट होता है एक तरह का, जो हमारा हम लैंग्वेज में जो जिस तरह की जो लिपि जो होती है, जैसे देवनागरी लिपि जो है वो हमारी हिंदी की, वो एक तरह से उसमें लिखा जाता है। हिंदी की जो लिपि होती है उसे देवनागरी कहा जाता है, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर एक ये डायलेक्ट में लिखा जाता है, वो है प्राकृत। ये ईस्टर्न जो हमारा पार्ट है, ये हमारे ईस्टर्न पार्ट में, जैसे कि अगर हम बात करें, ये जो है हमारा
ईस्टर्न पार्ट है ये सारा हमारा ईस्टर्न पार्ट है। तो यहाँ पर जो डायलेक्ट यूज़ होता है, यहाँ पर जो डायलेक्ट हमारे पास यूज़ होता था वो होता था प्राकृत। यहाँ पर प्राकृत लैंग्वेज में, प्राकृत डायलेक्ट में, प्राकृत जो डायलेक्ट था ये ज़्यादातर हमारा ईस्टर्न पार्ट में था, ईस्टर्न पार्ट में था, जिसे जो है वो अर्ध मगधी लैंग्वेज भी कहा जाता है। अगर ये ईस्टर्न रीजियन में था, इसीलिए यहाँ पर जो हमारी प्राकृत जो डायलेक्ट था, अगर प्राकृत डायलेक्ट को देखें तो फिर इसे अर्ध मगधी भी कहा जाता है। ये अर्ध मगधी लैंग्वेज है, अर्ध मगधी लैंग्वेज है। अर्ध मगधी लैंग्वेज समझ में आया ये कैसे? क्योंकि ये इस रीजन में फॉर्म हो रही है, सारी ये इस रीजन में फॉर्म हो रही है जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, जिसमें अर्ध मगधी लैंग्वेज यहाँ पर जो हमने यूज़ की है उसे प्राकृत डायलेक्ट भी कहा जाता है, अर्ध मगधी जो लैंग्वेज है वो भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा। तो यहाँ पे और क्या हुआ, यहाँ पर कंपाइलेशन जब हुआ, इसी जो हमारे जो कैनन्स थे, यही कैनन्स को जब ट्रेडिशनली यहाँ पर जो है कंपाइलेशन हुआ, ये कंपाइलेशन 5th और 6th सेंचुरी के अराउंड हुआ। यहाँ पर जो हमारे अर्लीस्ट जैन लिटरेचर्स थे, जो हमारे जैन लिटरेचर्स थे, इनका जब कंपाइलेशन हुआ, इनको कंपाइल किया गया, इनका कंपाइलेशन हुआ था 5th और 6th सेंचुरी के बिटवीन, इसके अराउंड यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में देखा। और जब इसको कंपाइलेशन हुआ एक काउंसिल में हुआ, एक काउंसिल में हुआ, जिसको जो वो काउंसिल थी, जिस काउंसिल में इनको कंपाइल किया गया, इनको जो है वो संकलित किया गया, तो वो जो हमारे पास जो काउंसिल थी उसके जो उसको जो प्रिसाइड किया गया था, उसमें जो हमारे जिसको यहाँ पर प्रिसाइडेड किया गया था, प्रिसाइडेड बाय देवरिद्धि, 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 देवरिद्धि क्षमाश्रमण, क्षमाश्रमण, क्षमा श्रमण, क्षमा श्रमण जो थे, इन्होंने इस काउंसिल को प्रिसाइड किया था। इस काउंसिल को हेड जो थे वहाँ के, वो देवरिद्धि क्षमा श्रमण जो थे यहाँ के जो हेड थे, ठीक है, इसको इन्होंने हेल्ड किया था। और ये जो काउंसिल हुई थी, ये जो काउंसिल कंडक्ट करवाई गई थी, इसको कंडक्ट करवाया था वल्लाभी में। इसको वल्लाभी जो रीजन है गुजरात में, वल्लाभी गुजरात में है। गुजरात रीजन में जो वल्लाभी एरिया है हमारा, वल्लाभी रीजन जो है, वहाँ पर इसे कंडक्ट करवाया गया था। तो यहाँ पर ये 5th और 6th सेंचुरी के अराउंड इसका कंपाइलेशन हुआ था, एक काउंसिल में इसका कंपाइलेशन हुआ था, जिसको प्रिसाइड किया था जो हमारे देवरिद्धि क्षमा श्रमण जो थे, इन्होंने यहाँ पर जो है वो यहाँ के हेड थे। और इसे जो कंडक्ट करवाया था वो वल्लाभी में कंडक्ट करवाया था, जो कि गुजरात में है, जो कि गुजरात में है। तो यहाँ पर जो कंपाइलेशंस हुई थी, जैसे कि कंपाइलेशंस, ये कंपाइलेशंस थी, कंपाइलेशंस such as अचरंगा, अचरंगा सूत्र, अचरंगा सूत्र। दूसरा है हमारे पास सूत्र कृतंगा, और लास्टली है हमारे पास कल्प सूत्र, कल्प सूत्र, कल्प सूत्र। ये जो है, ये तीनों जो है हमारे पास, अचरंगा सूत्र, सूत्र कितरंगा, कल्प सूत्र
ये तीनों जो हैं ये हैं हमारे अर्ली टेक्स्ट। ये अर्ली टेक्स्ट हैं जिनका कंपाइलेशन हुआ था, इनका कंपाइलेशन हुआ था। जैनिज़्म जो है वो 3rd सेंचुरी के अराउंड जैनिज़्म को 2 मेजर सेक्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया था। जैनिज़्म का डिवीज़न, जैसे कि हमने देखा कि बुद्धिज़्म में भी हमारे पास जो 3 सेक्ट हमने देखे थे, उसमें भी हमने 3 सेक्ट देखे थे, जिसमें हमने हीनयाना, महायाना, वज्रयाना को समझा। यहाँ पर हमारे पास 2 टेक्स्ट हैं, जो हमारे पास 2 सेक्ट्स हैं, सॉरी। यहाँ पर जैनिज़्म में, वहाँ पे हमारे पास 3 सेक्ट थे, यहाँ पर जैनिज़्म में हमारे पास 2 सेक्ट हैं, 2 सेक्ट हैं, जिसमें है हमारे पास सबसे पहले आएगा यहाँ पे हमारे पास दिगंबर्स। दिगंबर्स जिन्हें स्काई क्लैड भी कहा जाता है, दूसरे हैं हमारे पास, ये तो रहे फर्स्ट। सेकंड है हमारे पास श्वेतांबरा सेक्ट और क्लैड इन वाइट, और इन्हें कहा जाता है क्लैड इन वाइट। ये 2 जो हैं हमारे पास मेजर सेक्ट हैं, जैनिज़्म के, जो डिवाइड हुए थे 3rd सेंचुरी BCE के अराउंड। 3rd सेंचुरी BCE के अराउंड जो है इन्हें डिवाइडेशन कर दिया गया था। पहला जो सेक्ट है हमारे पास वो दिगंबरा सेक्ट है या स्काई क्लैड सेक्ट है, दूसरा हमारे पास श्वेतांबरा सेक्ट है या क्लैड इन वाइट सेक्ट है। तो ये 2 सेक्ट हमने यहाँ पर देखे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारे लॉर्ड महावीरा जो हैं, इनके जो इमीडिएट जो डिसाइपल्स थे या शिष्य थे, इनके जो शिष्य थे उन्हें गंधारास कहा जाता है। यहाँ पर जो हमारे लॉर्ड महावीरा हैं, यहाँ पर लॉर्ड महावीर हैं, जो लॉर्ड महावीर हैं, इनके जो डिसाइपल्स होता है चेले या शिष्य। इन्हें अगर हम हिंदी में अगर बात करें तो इन्हें शिष्य कहा जाता है। इनके जो डिसाइपल्स थे, वो डिसाइपल्स जो थे इन्हें गंधारास कहा जाता है। ये गंधारास जो हैं इनके पास एक परफेक्ट नॉलेज है। अगर ये लॉर्ड महावीर के जो है उनके डिसाइपल्स हैं, तो ये गंधारास के पास जो है एक परफेक्ट नॉलेज होगी, और इसी परफेक्ट नॉलेज को केवल्या ज्ञान कहा जाता है। इनके पास परफेक्ट नॉलेज होगी। देखो, नॉलेज होना अलग बात है, लेकिन परफेक्ट नॉलेज होना अलग चीज़ होती है, कि हमें जो है परफेक्टली हमें पता है हर चीज़ के बारे में, जो है वो ज्ञान है एकदम परफेक्ट तरीके से। जैसे कि आपको जब आप IAS की प्रिपरेशन कर रहे हो, तब आपको जो है वो नॉलेज होना ज़रूरी है, उसमें आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। केवल आपको पता होना चाहिए कि भी इस सब्जेक्ट में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये जो चीज़ें हैं ये मेरी इम्पॉर्टेंट हैं, मुझे इनके ऊपर ध्यान देना है, मेरे वीकनेसेस ये हैं, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, तो आपको उन्हीं चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होता है। ठीक है। अगर परफेक्ट नॉलेज चाहिए, परफेक्ट नॉलेज जो है किसी भी सब्जेक्ट की, अगर आपको परफेक्ट नॉलेज चाहिए, उसके लिए आपको उस चीज़ में एकदम अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ता है, एकदम अपने आप को वो चीज़ों को समझना पड़ता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा गहराई है। यहाँ पर अगर हम UPSC के सब्जेक्ट्स की बात करें, तो यहाँ पर GS के हर सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा गहराई है। हमें बस उस गहराई को पहचानना होगा, तभी वो है जो हम उस सब्जेक्ट के ऊपर एक परफेक्ट नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो है एक परफेक्ट नॉलेज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे UPSC की डिमांड है कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए,
चीज़ों को इंटरलिंक करना सीखो, जिसकी वजह से तुम जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल पाओ। एक एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए तुम्हें हर चीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है, हिस्ट्री का भी, ज्योग्राफी का भी। कोई भी अगर कल को डीएम बनते हो तो फिर डिसीजन लोगे, तो फिर वहाँ के ज्योग्राफिकल फैक्टर को, वहाँ के हिस्टोरिकल फैक्टर को, वहाँ के कल्चरल फैक्टर को, वहाँ के सोसाइटल फैक्टर को, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर को, पॉलिटिकल फैक्टर को, इकोनॉमिक फैक्टर को देख कर के ही चीज़ों का डिसीजन लिया जाएगा। आराम से डिसीजन लिया जाता है, इसीलिए ये सब जो जर्नी है वो एकदम आराम से होती है, एकदम पेशेंस के साथ होती है और कंसिस्टेंसी के साथ होती है। यहाँ पर घई नहीं करनी होती है। घई में अगर करोगे तो फिर जल्दबाजी में चीज़ें करोगे तो फिर वहीं पर ही रह जाओगे। जल्दबाजी का काम नहीं है, आराम से करना होता है। इसीलिए यहाँ पर जो गंधारास जो थे, हमारे गंधारास जो थे वो लॉर्ड महावीर के डिसाइपल्स थे, जिनके पास परफेक्ट नॉलेज थी। इन्होंने भी जो ये परफेक्ट नॉलेज के लिए इन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो पेशेंस रखा था। अगर केवल्या का ज्ञान प्राप्त करना है तो फिर तो पेशेंस तो रखना ही होगा। ये केवल्या ज्ञान होता है, तो केवल्या ज्ञान की अगर प्राप्ति करनी है तो फिर पेशेंस के साथ ही होगी। यहाँ पर भी आपको पेशेंस रखना होगा। ये जो है इनको ऑरली कंपाइल किया गया था। इनके जो लॉर्ड महावीर की जो डायरेक्ट जो हमारे पास प्रीचिंग्स थी, इन्होंने जो उपदेश दिए थे, जो इन्होंने प्रीचिंग्स दी थी, वो भी यहाँ पर ऑरली ही कंपाइल की गई थी। उनको भी ऑरली ही कंपाइल किया गया था 12 मेन टेक्स्ट्स में। उनको भी जो है वो 12 मेन टेक्स्ट में वहाँ पर कंपाइल किया गया था। यहाँ पर भी लॉर्ड महावीर जो थे, लॉर्ड महावीर की जो प्रीचिंग्स थी, इनको ऑरली कंपाइल किया गया। इनको ऑरली कंपाइल किया गया। किस में कंपाइल किया गया? 12 मेन टेक्स्ट में। 12 जो मेन टेक्स्ट थे उनमें कंपाइल किया गया। इन टेक्स्ट को बोला जाता है सूत्रास। इनको बोला जाता है सूत्रास। तो ये जो टेक्स्ट हैं, ये टेक्स्ट को अंगास भी कहा जाता है। ये जो टेक्स्ट हैं, इन टेक्स्ट को अंगास भी कहा जाता है। इनको अंगास भी कहा जाता है। या तो मेन टेक्स्ट होता है इसका मतलब, या तो लिम्स होता है। ये ओल्डेस्ट रिलीजियलिस्टिक स्क्रिप्चर्स हैं। ये जो हैं हमारे धार्मिक ग्रंथों को, यहाँ पर इन्हें, ये पुराने धार्मिक ग्रंथ हैं। ये पुराने धार्मिक ग्रंथ हैं और इन्हीं की वजह से ये जो मेन टेक्स्ट हैं, 12 मेन टेक्स्ट हैं, इनको बैकबोन कहा जाता है जैन लिटरेचर का। ये जो 12 हमारे जो मेन टेक्स्ट हैं, ये बैकबोन है जैन लिटरेचर का। जैन लिटरेचर का ये एक बैकबोन है। बैकबोन तो समझते ही हो, तो ये बैकबोन है। यहाँ पर जो मॉन्क्स थे जिनको नॉलेज थी, मिनिमम 10 पूर्वाज की नॉलेज थी। यहाँ पर अगर इनको मिनिमम 10 पूर्वाज की भी नॉलेज थी तो इन्हें श्रुत केवलिस कहा जाता था। श्रुत केवलिस कहा जाता था। यहाँ पर अगर किसी मॉन्क को, अगर किसी जैन मॉन्क को, जो कोई भी जैन मॉन्क है, अगर उसको नॉलेज है, अगर उसको नॉलेज है, अगर उसको नॉलेज है मिनिमम मिनिमम 10 पूर्वास की, 10 पूर्वास की अगर उसको नॉलेज है, तो इस जैन मॉन्क को श्रुत केवलिस कहा जाता था। श्रुत केवलिस कहा जाता था। ये जो श्रुत केवलिस है, ये जो है बहुत सारे जो टेक्स्ट हैं उनको एक्सपैंड करता है इन डिफाइंड अंगास में। यहाँ पर इसको जो है वो इसको डिफाइन करता है और इसको जो है एक्सपैंड करता है
इनको कलेक्टिवली बोला जाता है। ये जो श्रुत केवालिस हैं, श्रुत केवालिस रोट मैनी टेक्स्ट। श्रुत केवालिस जो होते हैं, ये मॉन्क्स को श्रुत केवालिस बोला जाता है। यही जो श्रुत केवालिस होते हैं, इन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट जो हैं, बहुत सारे सूत्रास जो हैं, उनको लिखा है अलग अलग सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, जिन्हें अंगास भी कहा जाता है। इनको और भी ज़्यादा जो है इनकी एक्सपेंडिशन हो जाती है, इनकी और भी ज़्यादा आगे चल के एक्सपेंडिशन हो जाती है, जिसे अंगास में कहा जाता है। और इनको ही कलेक्टिवली बोला जाता है अंग भाग्यस, अंग भाग्यस बोला जाता है। इन्होंने बहुत सारे जो हमारे टेक्स्ट थे, रोट मैनी टेक्स्ट, बहुत सारे टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट को सूत्रा बोला जाता है। ये सूत्रा इन्होंने बहुत सारे लिखे थे जो एक्सपैंड होते हैं हर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, जिन्हें अंगास भी कहा जाता है, अंगास भी कहा जाता है। और अगर इन्हें कलेक्टिवली देखें, अगर इकट्ठा इनको एक बार कलेक्टिव फॉर्म में इनको बोलें तो फिर कलेक्टिवली कहा जाता है इन्हें, ये कलेक्टिवली जो ये टेक्स्ट है इनको कहा जाता है अंग भयास, अंग भयास कहा जाता है, अंग भयास इनको कहा जाता है। अब अगर हम बात करें श्वेतांबर के अकॉर्डिंग, श्वेतांबर्स में क्या होता है, जो हमारे श्वेतांबर सेक्ट है। अब हम श्वेतांबर सेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें जो लिटरेचर है, श्वेतांबर्स का लिटरेचर किस तरह का है। श्वेतांबर्स के लिटरेचर को अकॉर्डिंग हम देखेंगे चीज़ों को। यहाँ पर श्वेतांबर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, श्वेतांबर्स, श्वेतांबर्स, सॉरी बाय मिस्टेक, श्वेतांबर्स जो थे ये इंक्लूड करते हैं, श्वेतांबर्स का जो लिटरेचर है ये इंक्लूड करता है, इसके अंदर 12 अंग हैं, 12 अंग हैं, और इसमें 12 उप अंग हैं। ये उप अंग भी हैं, इसमें 12 उप अंग भी हैं। इसमें जो है, जो आगे चल के इसमें है 10 प्राकिन्स, 10 प्राकिन्स भी इसमें आते हैं। और इसमें आते हैं हमारे 6 छेड़ा सूत्र, 6 छेड़ा सूत्र आते हैं, 6 जो हैं छेड़ा सूत्र आते हैं। अब हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यहाँ पर एक और चीज़ आती है हमारे पास, जिसे कहा जाता है फॉर्मूला सूत्र। फॉर्मूला सूत्र भी यहाँ पर जो है वो आते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले हमने देखा 12 अंगास हैं, 12 उपअंगास हैं। यहाँ पर फ्यूचर एक्सप्लेनेशन है अंगा की। इसमें ये जो ग्रंथ है ये एक्सप्लेन करते हैं फर्दर जो हमारी एक्सप्लेनेशन है अंगास की, सॉरी जो फर्दर एक्सप्लेनेशन होती है यहाँ पर, जो अंगास की जो आगे और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे दी, आगे उनके फर्दर और भी ज़्यादा जो हमारी एक्सप्लेनेशन है, अगर हम उसको खोल करके देखें तो उसमें और भी ज़्यादा जो एक्सप्लेनेशन होगी अंगास के बारे में, वो उप अंगास में होगी, वो उप अंगास में होगी। और जो 10 हमारे पास प्राकिन्स हैं, 10 प्राकिन्स हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं इंडिपेंडेंट और मिसलेनियस सब्जेक्ट्स को। जैन रिलीजन के जो रिगार्डिंग मिसलेनियस सब्जेक्ट्स हैं, मिसलेनियस सब्जेक्ट्स को यहाँ पर ये लोग इंक्लूड करते हैं, मिसलेनियस सब्जेक्ट्स को ये लोग यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। अगर हम बात करें 6 छेड़ा सूत्रस की, तो यहाँ पर 6 छेड़ा सूत्रस जो हैं ये डिस्क्राइब करते हैं उन, ये जो सब्जेक्ट मैटर है, ये सब्जेक्ट मैटर जो है डिस्क्राइब करता है सिर्फ मॉन्क्स और नन्स को। ये मॉन्क्स और नन्स के लिए हैं, मॉन्क्स एंड नन्स के लिए हैं, ये आम आदमी के लिए नहीं है, ये आम व्यक्ति आपके और मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए नहीं है। यहाँ पर ये जो है मॉन्क्स और नन्स के बारे में ही यहाँ पर बात की हुई है। यहाँ पर ये रिलेट करता है कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स।
इनका बिहेवियर जो है वो किस तरह का होना चाहिए, ये किस तरह से एक जो है वो ट्रीट कर सकते हैं, जो है उन चीज़ों के बारे में है। इनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए और लोगों के साथ इनका जो है वो कैसा व्यवहार होना चाहिए। जो यहाँ पर इन्होंने कई जो है वो होता है ना भी, हम मैंने ये पाप कर दिया, मुझे इस पाप से मुक्ति चाहिए, मैं ये जो है मेरी मिस्टेक थी, मुझे ये अपनी गलती का अफसोस हो रहा है। तो अगर इन्होंने अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी पाप या कोई भी गलती, कोई मिस्टेक की है, तो उनसे ये छुटकारा पाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, ये इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी हुई है। 6 छेड़ा सूत्रास में एक्सप्लेनेशन दी है कि कैसे मॉन्क्स और जो नन्स हैं वो खुद अपने जो पाप हैं, अपनी जो गलतियां हैं, अपनी जो मिस्टेक्स हैं, जो भी इन्होंने पीछे कर्म किए हैं, गलत काम किया है, तो हम उन चीज़ से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, मैं कैसे उन चीज़ों से जो है मैं अपने पाप को कैसे धो सकता हूँ, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन 6 छेड़ा सूत्रास में दी गई है। और यहाँ पर जो है हमारे पास है 4 मूला सूत्रास। ये असेंशियल है मॉन्क्स और नन्स के लिए, उनको स्टडी जो है मॉन्क्स और नन्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये मॉन्क्स एंड नन्स के लिए, टू स्टडी इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर मॉन्कहुड। अपने जो इन्होंने ये जो जीवन इन्होंने अपनाया है, एक मॉन्क बनने का, एक भिक्षु का जो जीवन इन्होंने अपनाया है, उस जीवन के अर्ली स्टेजेस में ही जो इनका जो जीवन जब इन्होंने स्टार्ट किया, उसी में इनको जो है वो सारी स्टडी करनी होती है कि भी अर्ली स्टेजेस पर ही अगर ये सब चीज़ों को पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, बाद में जो है वो चीज़ें अच्छी नहीं रहती हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर इनके लिए इम्पॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पर मॉन्क्स और नन्स के लिए ये पढ़ना ज़रूरी है। उनके मॉन्कहुड, उनके भिक्षु जीवन जो है वो ज़्यादा आगे बढ़े, उससे पहले ये चीज़ें जो हैं वो कर लेनी चाहिए, वो पढ़ लेनी चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई किसी जगह के डीएम बनते हो तो उससे पहले वहाँ की जो है आपको सारी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। आपको इसीलिए ये इतना लेंदी, इतना वास्ट सिलेबस दिया जाता है ताकि आपको पहले से ही पता हो। आप अगर आईएफएस बन गए, फॉरेन सर्विसेज में जाते हो, तो फिर उससे आपको पहले ही पता होना चाहिए ना कि हमारे इंडिया और चाइना के रिलेशन किस तरह से हैं, कि बाद में पढ़ोगे उन चीज़ों को, पहले पढ़कर ही जाओगे ना। वो चीज़ें पहले पढ़ोगे, पहले ही समझ लोगे भी ठीक है हमारे इंडिया और चाइना के साथ ये इस तरह से रिलेशंस हैं, और अगर आगे कोई भी पॉलिसी बनती है, अगर आगे कोई भी हमें डिसीजन लेना पड़ता है एज अ फॉरेन सर्विसेज में अगर हम जाएं, एक एम्बेसडर बनकर अगर हम जाते हैं, तो फिर हमें कौन सी डिसीजन कब, कैसे और किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल करना आना चाहिए। वो चीज़ों को पहले ही हैंडल करोगे ना, बाद में पढ़ोगे जब आप आईएफएस बन गए उसके बाद आप पढ़ रहे हो तो कितना अजीब लगेगा, वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। ठीक है, वो नॉलेज पहले ही आ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसी तरह से यहाँ पर मॉन्क और नन्स जो हैं उनका जीवन ज़्यादा आगे बढ़े, उससे पहले ही मॉन्कहुड की जो चीज़ें हैं वो ये पहले से ही पढ़ लें, उनको समझ लें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसी वजह से जो है इनके लिए ये 4 मूलास सूत्र जो हैं ये पढ़ने ज़रूरी हैं। यहाँ पर एक हमारे पास इंडिविजुअल टेक्स्ट भी प्रेजेंट हैं। अगर यहाँ पर इंडिविजुअल टेक्स्ट की बात करें, श्वेतांबर जो है, श्वेतांबर कैनन्स में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर इनके पास इंडिविजुअल जो हमारे टेक्स्ट हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। इंडिविजुअल टेक्स्ट जो हैं इनको कहा जाता है नंदी सूत्र। यहाँ पर एक है हमारे पास नंदी सूत्र है एंड अनुयोग्य द्रव्य, अनुयोगा द्वारा भी हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर हमने जो है यहाँ तक हमने बात की, ये इंडिविजुअल सेक्ट्स हैं, नंदी सूत्र और अनुयोगा द्वारा जो है हमारे पास 2 जो है इंडिविजुअल सेक्ट्स हैं जो श्वेतांबर कैनन्स के बिलोंग करते हैं। यहाँ पर हमने और भी जो हमारे
यहाँ पर टेक्स्ट थे 12 अंगास, 12 उपअंगास जो फर्दर इंफॉर्मेशन देते हैं अंगास के बारे में। 10 प्रकिनास जो थे हमारे, उनको हमने देखा जिसमें मिसलेनियस चीज़ों के बारे में बताया हुआ था। और यहाँ पर जो है 6 छेड़ा सूत्र भी देख लिए, 4 मूला सूत्र भी देख लिए, इंडिविजुअल टेक्स्ट भी देख लिए। अब है हमारे पास जो दिगंबर्स थे, दिगंबर्स कैनन्स में जो हमारे पास थे, दिगंबर लिटरेचर में जो है, हम अब उन्हें देखेंगे। दिगंबर सेक्ट जो है, दिगंबर सेक्ट जो है, इसमें जो कैनन्स आते हैं हमारे पास, उन्हें सिद्धांता कहा जाता है। यहाँ के जो कैनन्स हैं इन्हें सिद्धांता कहा जाता है, सिद्धांता कहा जाता है। यहाँ पर हमें नोट करना चाहिए, यहाँ पर जो है तत्वर्था सूत्र जो है, यहाँ पर इट शुड बी नोटेड दैट द तत्वर्था सूत्र, यहाँ पर एक टेक्स्ट का नाम है तत्वर्था सूत्र। यहाँ पर दिगंबरा सेक्ट में एक टेक्स्ट दिया हुआ है जिसका नाम है तत्वर्था सूत्र। ये एक टेक्स्ट है जिसके अंदर मेन डॉक्ट्राइन्स दी हुई हैं जैन फेथ की। इसके अंदर मेन डॉक्ट्राइन्स प्रेजेंट हैं, मेन डॉक्ट्राइन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, मेन डॉक्ट्राइन्स प्रेजेंट हैं ऑफ जैन फेथ। जैन फेथ, जैन का जो विश्वास है, उनका जो फेथ है, उसके जो मेन डॉक्ट्राइन्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर जो है वो जैन्स बिलीव करते हैं, यहाँ पे जो जैन्स हैं वो बिलीव करते हैं दैट ईच जिना रिवील्स द सेम एसेंशियल ट्रुथ। वो एक ही तरह का जो सत्य है उसको रिवील करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड इन द एरा विच ही इज बॉर्न। जिस सोसाइटी में, जिस एरा में एक व्यक्ति का जन्म होता है, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही, उस सोसाइटी की नीड्स, उस एरा की नीड के अकॉर्डिंग ही जो सत्य है, सत्य को वो रिवील करता है। यहाँ पर जैन्स बिलीव करते हैं जिना में, जिना में जो एसेंशियल ट्रुथ है, जो एसेंशियल ट्रुथ को रिवील करता है। जिना जो है वो रिवील करता है, रिवील्स एसेंशियल ट्रुथ। ये एक एसेंशियल ट्रुथ को रिवील करता है, एसेंशियल ट्रुथ को ये रिवील करता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। एक समाज की जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है वो सत्य को यहाँ पर रिवील करता है। और किस एरा में उस व्यक्ति का जन्म हुआ है, कौन से युग में उस व्यक्ति का जो है वो जो है जन्म हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी वो उस सत्य को रिवील करता है। एंड एरा in which a person is born, a person is born। जब वो व्यक्ति, जब ये जो व्यक्ति है, ये ओमिनिसाइंस, ओमिनिसाइंस का मतलब है सर्वज्ञानी, जब ये उस स्टेज पर पहुंच जाता है, जब ये ओमिनिसाइंस स्टेज जो है हमारी सर्वज्ञानी, जो हमारी व्यथा है सर्वज्ञानी वाली एक स्टेज है, यहाँ पर जब वो पहुँच जाता है तब वो एक दिव्य ध्वनि, एक डिवाइन जो साउंड है उसको ये जो है वो बनाता है, जो ट्रांसमिट करती है उसकी टीचिंग्स को, जो ट्रांसमिट करती है उसकी टीचिंग्स को और भी सारे जो हमारे सेंटिएंट बीइंग्स होते हैं, संवेदनशील जो व्यक्ति हैं, उन तक पहुंचाने के लिए ये जो है वो एक टीचिंग्स को ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पर जब ये एक सर्वज्ञानी जो स्थिति है उसमें पहुंच जाता है, तब ये जो है एक डिवाइन साउंड जो कह लो, एक दिव्य ध्वनि जो कह लो, एक टीचिंग्स जो हैं वो अंदर से आती हैं,
जो टीचिंग्स जब अंदर से वो आ रही हैं, वो तब लोगों को एक ज्ञान की जब हमें पूर्ति हो रही है, दिव्य ध्वनि होती है, एक ज्ञान की पूर्ति हो रही है, एक डिवाइन साउंड अंदर से हमारे अंदर से आ रही है कि भी ये जो है हमें सत्य पता लग चुका है जिंदगी का ये सत्य है जो हम पता चल चुका है। वो हम जो चीज़ें हैं, वो हमने जो टीचिंग्स हैं, वो और भी लोगों में जब हम देनी स्टार्ट कर देते हैं, उनको ट्रांसमिट कर देते हैं, तो यहाँ पर ये ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देता है। अगर दिगंबर्स के बारे में देखें तो यहाँ पर दिगंबर और श्वेतांबर सेक्ट जो हैं, इन्होंने अलग अलग तरह से इन चीज़ों को इंटरप्रेट किया है, अपने अपने तरीके से दोनों ने यहाँ पर इंटरप्रेट किया है। दिगंबर्स का तरीका और होगा, श्वेतांबर्स का इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग जो तरीका होगा वो अलग होगा। यहाँ पर अगर हम दिगंबर्स को कंसीडर करें, दिगंबर्स को ही अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें, जो हमारे दिगंबर सेक्ट है, दिगंबर सेक्ट जो है, अगर हम इसको कंसीडर करें तो यहाँ पर ये एक अनआर्टिकुलेटेड साउंड, अनआर्टिकुलेटेड साउंड जो है, ध्वनि जो है, अनआर्टिकुलेटेड साउंड जो है, जो अपने आप में मोनोटोन है, एक मोनोटोन है, एक लय में चलने वाली मोनोटोन है, एक ही लय में वो चलती ही जा रही है, उसमें जो है वो कंपेयर करता है, वो जो है इसको एक कंसीडर करता है, इसको जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरह की अनआर्टिकुलेटेड एक मोनोटाइप तरह की जो साउंड है, उसको ये एक प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम मोनोटोन टाइप की अगर हम देखें यहाँ पर ध्वनि को अगर हम कंपेयर करें तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, इसको अगर हम कंपेयर करें तो फिर हम ओम से कंपेयर कर सकते हैं। जब भी आप इस मंत्र का, ओम का जब हम उच्चारण करते हैं, तब ये एक ही लय में बोला जाता है। आप जब मेडिटेशन करते होगे तब भी आप इस ये जो वर्ड है ओम, ओम जो शब्द है, ओम जो साउंड है, इसका हम उच्चारण करते हैं ताकि जो मन की शांति है, मन को शांति मिले और हमारा ध्यान जो है इधर उधर भटके नहीं, और हम जो है एकाग्रचित हो करके हम वहाँ पर इन चीज़ों को जो है, हमारी मेडिटेशन को वो हम परफॉर्म कर पाएँ, हमारे मन को शांत कर पाएँ। तो ये जो साउंड है वो एक मोनोटोन साउंड है, ये एक मोनोटोन साउंड है, एक ही लय में चलने वाली साउंड है। आप इसको चाहे अगर आप परफॉर्म करके देखना चाहे तो आप परफॉर्म भी कर सकते हो। अभी आप इसको परफॉर्म करके देखना, ये एक ही लय में चलने वाली होगी, ये एक ही लय में चलती जाएगी और आपके मन को जो है वो शांत करती जाएगी, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा और आपको जो है वो ज्ञान ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम दिगंबर सेक्ट की हमने बात कर ली, अगर हम यहाँ पर श्वेतांबर्स की बात करें, श्वेतांबर सेक्ट की बात करें, श्वेतांबर सेक्ट में क्या है, श्वेतांबर सेक्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक डिवाइन जिसे कहा जाता है कि जो हर ह्यूमन बीइंग जो है वो उसे जो है सुन सकता है। 5 सेंस एनिमल भी जो है, 5 सेंस एनिमल जिसके पास 5 तरह के जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो वर्किंग में हैं। हमारे पास भी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स तो आपको पता ही होगा कि भी हम बचपन से हम चीज़ें ये सुनते आ रहे हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। तो ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं, हम उनके वजह से चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, चीज़ों को सुन सकते हैं और मन में शांति ला सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर इसने एक डिवाइन तरीके से यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया है। इसने, श्वेतांबर्स ने इसे डिवाइन कहा है, कॉल्ड इट डिवाइन, क्योंकि ये जो है ऑल बीइंग्स जो हैं, हर तरह का जो ह्यूमन है, ऑल बीइंग्स कैन हियर इट, ऑल बीइंग्स कैन हियर इट। इसको सभी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, सभी जो बीइंग्स हैं, जो भी जीवित लोग हैं जो हैं, चाहे वो आप हैं, चाहे वो कोई और है, चाहे वो कोई एक जानवर भी है, कोई एनिमल भी है जिसके पास 5 सेंस्ड जो हैं वो ऑर्गन्स दिए हुए हैं, वो एनिमल्स भी हैं, वो भी इसे सुन सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक स्पिरिचुअल एबिलिटी के साथ।
अगर हम यहाँ पर जो है इसे कंसीडर करते हैं ह्यूमन लैंग्वेज की फॉर्म में, इट इज़ कंसीडर्ड टू बी अ ह्यूमन लैंग्वेज, क्योंकि अगर इसे सुन पा रहे हैं कोई 5 सेंस ऑर्गन पर्सन इसे देख पा रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ जो है हम उसे एक ह्यूमन जो है हमारा ह्यूमन लैंग्वेज, आम आदमी की बोलने की वाली जो भाषा है, भाषा जिसमें हम बात करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, हम अपनी बात को शेयर करते हैं, वो जो है ह्यूमन लैंग्वेज है। इसको जो है एक फॉर्म में यहाँ पर लिया गया है जिसे अर्धमगधी प्राकृत फॉर्म कहा जाता है। यहाँ पर जो लैंग्वेज की फॉर्म जो ली गई है वो है हमारे पास अर्धमगधी प्राकृत लैंग्वेज। अर्धमगधी प्राकृत लैंग्वेज को यहाँ पर जो है यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम आगे चलते हैं हमारे जैन लिटरेचर्स की तरफ, जो जैन लिटरेचर है, अब इसमें हम नॉन कैनोनिकल पार्ट को अब हम डिस्कस करेंगे। नॉन कैनोनिकल जैन वर्क जो पार्टली जो है वो प्राकृत डायलेक्ट में लिखा गया है, कुछ जो पार्ट है वो जो हमारा प्राकृत डायलेक्ट में लिखा गया है, जैसे महाराष्ट्री जो डायलेक्ट है। अब हम यहाँ पर महाराष्ट्री डायलेक्ट के बारे में भी देखेंगे कि यहाँ पर जो नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है वो हमारे पास जो है प्राकृत लैंग्वेज जो है, डायलेक्ट जो है, जैसे कि महाराष्ट्री, इसमें भी यहाँ पर आपको जो है वो दिख जाएगा, लिखा हुआ यहाँ पर दिख जाएगा। और कुछ जो सेक्ट हैं वो यहाँ पर हमारे पास संस्कृत भाषा में भी आपको लिखे हुए दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ पर हम नॉन कैनोनिकल जो लिटरेचर है जैन धर्म का, जैनिज्म का, नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट जो है हमारा, नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ पार्ट आपको जो है वो प्राकृत डायलेक्ट में देखने को मिलेगा, कुछ जो भाषा होगी, कुछ जो चीज़ें होंगी वो प्राकृत डायलेक्ट में देखने को मिलेंगी, कुछ जो होंगी वो आपको संस्कृत डायलेक्ट में देखने को मिलेंगी, वो संस्कृत डायलेक्ट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जो जैन टेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे जो हमारे पास जैन टेक्स्ट होंगे, ये जो जैन टेक्स्ट हैं ये इंक्लूड करते हैं वास्ट कलेक्शन ऑफ लिरिकल पोइट्री। एक लिरिकल पोइट्री यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। इसमें कलेक्शन होगा हमारे पास पोइट्री का, कविताओं का, हाइमन्स का, भजन जो होते हैं, हाइमन्स भजन होते हैं, हाइमन्स का, कथा का। आपकी दादी जो हैं वो सुनती होंगी, जो ये कथा चल रही है, रामायण की कथा चल रही है या सत्यनारायण की कथा होती है, इस तरह की। आई डोंट नो, वैसे सॉरी अगर किसी को रिलीजियलिस्टिकली अच्छा ना लगा हो, तो फिर ये जो कथाएं होती हैं, ये कथाएं जो हैं हमारे दादी नानी या हमारे मम्मी भी कई बार जो हैं वो धार्मिक कथाएं सुनते हैं। तो इसमें जो है जैन टेक्स्ट में कथाएं भी मिल जाएंगी, हाइमन्स भी मिल जाएंगे और पोइट्री भी, यहाँ पर पोइट्री की भी कलेक्शन यहाँ पर हमें मिलती है। और ये जो सब चीज़ें हैं ये हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में मिलती हैं, ये हमें डिफरेंट अलग अलग भाषाओं में हमें ये देखने को मिलती हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस, अगर हम डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पर हमें एक दिखती है प्राकृत लैंग्वेज में, ये आपको प्राकृत लैंग्वेज में भी मिल जाएंगी, ये आपको संस्कृत लैंग्वेज में भी मिल जाएंगी, संस्कृत भाषा में भी मिल जाएंगी, और ये हम आपको अपभ्रंशा एक लैंग्वेज है उसमें भी मिल जाएगी, और कन्नड़ भाषा में भी आपको इसके बारे में जो है वो यहाँ पर कलेक्शंस मिल जाएंगे। ये पोइट्रीज, हाइमन्स, कथाएं कन्नड़ भाषा में भी मिल जाएंगी, अपभ्रंशा में भी मिल जाएंगी, संस्कृत भाषा में भी मिल जाएंगी, और प्राकृत भाषाएं में भी ये सब चीज़ें हमें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो है हमने इनके बारे में देखा। इसमें जो है हमें
एक जो है एक चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, ग्लिम्स दिखाई देता है। बी, इसमें एक कल्चरल हिस्ट्री होगी एक एरा की, जिस एरा में इनको लिखा गया होगा, इनको कलेक्ट किया गया होगा, उस एरा की जो हिस्ट्री है, कल्चरल हिस्ट्री है, उसके बारे में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर उस तरह के क्या वहाँ पर कैसा जो है दृश्य कैसा था, जोग्राफिकल फैक्टर कैसा रहा होगा, वहाँ की इकोनॉमी जो है वो कैसी रही होगी, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा होगा, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा रहा होगा, वो सब चीज़ें जो है हमें वहाँ पर रिलीजियलिस्टिक चीज़ें कैसी होंगी, कल्चर किस तरह का होगा, लोग कैसे होंगे, सोसाइटी कैसी होगी, ये सब जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर जो इसमें हम इन चीज़ों में हमें ये सब चीज़ देखने को मिल सकता है। जैसे कि आज हमारी अगर हम जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं, ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर मौर्य काल में, अगर हम मौर्य काल की ही बात करें तो फिर मौर्य काल में भी हमें बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हमें दिखाई देंगी कि कैसे मौर्य काल जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो वास्टली अपने आप को राइज करता है, कौन कौन से कारण रहे होंगे मौर्य काल का जो इतना बड़ा जो है वो राज्य हुआ, या उससे पहले जो है नंद डायनेस्टी के क्या कारण रहे होंगे कि वो इतना ज़्यादा जो है उसका डाउनफॉल आया, वो नंद डायनेस्टी जो थी वो इतनी ज़्यादा वो डिस्ट्रॉय कैसे हो गई, उनका वीक होने का कारण क्या रहा, मौर्यस के स्ट्रॉन्ग होने का कारण क्या रहा, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कौटिल्य ने कौन सी नीति अपनाई कि जो मौर्य काल था वो एकदम अपने पूरे जेनिथ पर था, अपने एक जो है वो जील पर था कि ये क्या कैसे वो चीज़ें जो थी वो इतनी ऊपर चली गई, कौन कौन से जो चीज़ें थी वो वहाँ पर पॉजिटिव हुई, कौन कौन सी चीज़ें जो थी वो नेगेटिव इम्पैक्ट उनका जाता रहा। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें हिस्ट्री से ही पता लगती हैं, और वहाँ का जोग्राफिकल फैक्टर कैसा रहा होगा वो चीज़ें भी हमें हिस्ट्री से भी पता लगती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हमें इन चीज़ों के बारे में भी पता लगता है, और यहाँ पर हम हिस्ट्री और डॉक्ट्राइन्स जैनिज़्म के कैसे थे, यहाँ का जो स्कूल्स ये लोग फॉलो करते थे, यहाँ पर कौन कौन से ये जो संघ लाइफ था वो कैसा रहा होगा इनका, तो वो सब चीज़ें जो थी वो इन सब में हमें देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं भी वो कौन कौन से नॉन कैनोनिकल वर्क्स जो हैं जो हमें इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमारे जो है हमने मेमोराइज करने हैं, जो हमारे जो है नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट के जो नाम हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नॉन कैनोनिकल वर्क्स जो हैं उनके ऑथर कौन है और वो सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट नॉन कैनोनिकल वर्क कैसे हैं, नॉन कैनोनिकल वर्क जो हैं इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो जैन पुराण्स जो हैं, जैन पुराण्स को अगर हम जैन पुराण्स को देखें, जैन पुराण्स अलग हैं, हमारे जो हमने पुराण्स पढ़े थे वो उनसे अलग हैं। जैन पुराण्स को कहा जाता है चरितास, इनको चरितास कहा जाता है, इनको चरितास कहा जाता है श्वेतांबर के द्वारा। जो श्वेतांबर्स हैं, श्वेतांबर्स जो हैं वो इन्हें चरिता कहते हैं जैन पुराण्स को। और ये जो है ये हेजियोग्राफीज हैं जैन सेंट्स की, जैन पुराण्स जो हैं ये हेजियोग्राफीज हैं, ये हेजियोग्राफीज हैं, हेजियोग्राफीज हैं किन की, जैन सेंट्स की, जैन सेंट्स की, या जिन्हें तीर्थंकारास कहा जाता है, तीर्थंकारास कहा जाता है। हमने देखा कि भी जैन जो धर्म है, जैनिज्म जो है, इसमें 24 तीर्थंकारास टोटल हैं हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आने वाले लेक्चर्स में जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप इतना याद रखो कि यहाँ पर जैन सेंट्स के बारे जो हेजियोग्राफीज हैं वो जैन पुराण्स में हैं।
जैन पुराण में हेजियोग्राफीज हैं जैन सेंट्स के बारे में, या जैन सेंट्स को तीर्थंकार्स भी कहा जाता है। जैन सेंट्स या तीर्थंकार्स के बारे में जो हेजियोग्राफीज हैं वो जैन पुराण में यहाँ पर दी गई हैं। अगर हम यहीं पर बात करें, इसमें अगर हम बात करें आदि पुराण की, आदि पुराण की अगर हम बात करें, आदि पुराण को कंपाइल किया गया था 9th सेंचुरी में। 9th सेंचुरी में इसे कंपाइल किया गया था। ये हेजियोग्राफी है, ये हेजियोग्राफी है, एक हेजियोग्राफी है। किसकी हेजियोग्राफी है ये जैन फाउंडर, जो जैन के फाउंडर हैं, जो जैन फाउंडर हैं, जैन का जिन्होंने इस्टेब्लिश किया, जिन्होंने जैन धर्म का इस्टेब्लिश किया, फाउंडर जो थे, इनके फाउंडर जो हैं वो है ऋषभ। ऋषभ जो है, ऋषभ की यहाँ पर जो है हेजियोग्राफी आदि पुराण में दी गई है। ऋषभ जो है, इनकी जो है हेजियोग्राफी आदि पुराण में दी गई है और इसे कंपाइल 9th सेंचुरी में किया था। इन्हें आदि नथा भी कहा जाता है, आदि नथा भी कहा जाता है। आदि नथा या ऋषभ जो हैं ये जैन फाउंडर हैं, जिनके बारे में ये इनकी जो हेजियोग्राफी है वो आदि पुराण में दी गई है, जिसे 9th सेंचुरी में कंपाइल किया गया था। अगर हम आगे बात करें, हमारे पास है हरिवंशा पुराण। हरिवंशा पुराण, हरिवंशा पुराण जो है ये 8th सेंचुरी में, इसको 8th सेंचुरी में कंपाइल किया गया था। 8th सेंचुरी में ये जैन वर्जन है, ये एक जैन वर्जन है। जैन वर्जन, वो कहते हैं ना कि ये जो सॉन्ग है ये हिंदी वर्जन है, इंग्लिश वर्जन है, ओरिजिनल तो कुछ और होता है, ओरिजिनल तो कुछ और होता है। ये यहाँ पर जैन वर्जन में स्टोरीज दी गई हैं, जैन वर्जन ऑफ द स्टोरीज ऑफ कृष्णा। कृष्णा की जो जैन वर्जन स्टोरीज यहाँ पर दी गई हैं, बलराम, श्री बलराम जो थे उनके बारे में जो है यहाँ पर जो स्टोरीज जो है जैन वर्जन में दी गई हैं। पांडवास के बारे में, पांडवास के बारे में यहाँ पर जो पांडव्स थे हमारे, जो पांडवास जो थे यहाँ पर, इनके बारे में जो जैन वर्जन की जो स्टोरीज हैं वो दी गई हैं इसमें। कौरव जो थे, कौरवास जो थे या कौरव्स जो थे, कौरव्स के बारे में जो है यहाँ पर जैन वर्जन में यहाँ पर स्टोरीज दी गई हैं। तो इस तरह के और भी जो स्टोरीज थी यहाँ पर जैन वर्जन में दी गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास, नेक्स्ट बात है हमारे पास जिनसेना, जिनसेना, और हमारे पास है गुणभद्रा, गुणभद्रा, गुणभद्रा और जिनसेना। इन्हें 9th सेंचुरी में, 9th सेंचुरी में इन्हें कंपाइल किया गया था, 9th सेंचुरी में। और ये रचित, ये किसकी रचना है? ये रचना है ऑथर्ड बाय, ऑथर्ड त्रिशा त्रिलक्षणा, त्रिशा त्रिलक्षणा महापुराण, महापुराण जो है इनकी रचना है ये। और इसमें जो है वो स्टोरीज दी गई हैं, ये इसमें जो है वो स्टोरीज दी गई हैं, वो स्टोरीज दी गई हैं जो जिनसेना और गुणभद्रा है, इनकी जो रचित है, इन्होंने रचना की थी त्रिशा त्रिलक्षणा महापुराण की, त्रिशा त्रिलक्षणा महापुराण की। हमने 3 महापुराण जो है, हमने यहाँ पर 3 पुराण देखे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर आदि पुराण की, जैन पुराण में हमने 3 पुराण देखे। सबसे पहले तो हमने देखा आदि पुराण को, जिसमें
जो है हेजियोग्राफी दी गई थी, जो जैन फाउंडर ऋषभ थे उनकी हेजियोग्राफी दी गई है। उसके बाद हमने हरिवंशा पुराण देखा, जिसमें जो है वो इन जैन वर्जन ऑफ स्टोरीज यहाँ पर दी गई हैं। जो हमारी स्टोरीज हैं उनका जैन वर्जन दिया गया है। कृष्णा की स्टोरी, बलराम की स्टोरी, पांडवस की स्टोरी, कौरव्स की स्टोरी। और जहाँ पर हमने त्रिशा त्रिलक्षणा महापुराण की बात कर रहे हैं, तीसरा हमारे पास है त्रिशा त्रिलक्षणा महापुराण, जिनकी जो है वो ऑथर हैं इनके जिनसेना और गुणभद्रा। ये दो ऑथर्स हैं जिन्होंने त्रिशा त्रिलक्षणा महापुराण की जो रचना की थी। अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे थे त्रिशा त्रिलक्षणा महापुराण की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। महापुराण की हम बात कर रहे हैं। ये रचना है जिनसेना की और गुणभद्रा की। गुणभद्रा और जिनसेना ये दो ऑथर्स हैं त्रिशा त्रिलक्षणा महापुराण के। त्रिशा त्रिलक्षणा महापुराण के जो ऑथर्स हैं वो हैं जिनसेना और गुणभद्रा। इसमें जो है वो स्टोरीज दी गई हैं जैन सेंट्स के बारे में। इसमें स्टोरीज हैं जैन सेंट्स के बारे में, किंग्स के बारे में, हीरोज के बारे में। और इसमें ना केवल इनके बारे में स्टोरीज हैं, बल्कि इसमें जो स्वप्न, मतलब जो हमें आपको जो है वो सपने भी आते होंगे जब आप सोते हो, या दिन में भी कभी कभार तो सपने आते ही होंगे, एक या दो बार, कभी ना कभी तो किसी ना किसी को आते ही होंगे। ठीक है, वो खुली आंख से सपने देखने की बात अलग है कि आप खुली आंख से सपना देख रहे हो आईएएस बनने का, वो बात अलग है। एक सोते समय हमें जो है वो सपने आते हैं कि आज मुझे ये सपना आया, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था। ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे स्वप्न को इन्होंने यहाँ पर इंटरप्रेट किया, स्वप्न को यहाँ पर समझने की कोशिश की। इन्होंने यहाँ पर इंटरप्रेट किया हमारे जो ड्रीम्स थे, इंटरप्रिटेशन यहाँ पर इन्होंने की। इंटरप्रिटेशन जो है इन्होंने यहाँ पर हमारे जो ड्रीम्स थे, हमारे सपने जो हैं हमें आते हैं, उनका इन्होंने यहाँ पर इंटरप्रिटेशन किया। इन्होंने जो है लाइफ साइकिल के जो रिचुअल्स हैं, जो हमारे जन्म और मरने का जो साइकिल है, उसको जो है जो वो रिचुअल्स हैं उनके बारे में इंटरप्रिटेशन किया। लाइफ साइकिल रिचुअल्स को यहाँ पर इन्होंने इंटरप्रेट किया। और किंग और वॉरियर की क्या जो है वो ड्यूटी है, क्या भूमिका है, क्या उसका रोल क्या है, वो चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने इंटरप्रेट किया। और इन्होंने इंटरप्रेट किया कि ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए एक किंग की, एक वॉरियर की। एक किंग और वॉरियर के जो कर्तव्य हैं, उनके जो ड्यूटीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ों के बारे में यहाँ पर हमें दिया गया है। अगर हम बात करें हमारे पास जो है परिष्ता पर्वन के बारे में, नेक्स्ट है हमारे पास परिशिष्टा पर्वन के बारे में। अगर हम बात करें तो ये जो है ये रचना है हेमचंद्र की। हेमचंद्र द्वारा ये रचित है, हेमचंद्र के द्वारा इसे रचित किया गया है। अगर हम 12वीं शताब्दी की बात करें, 12वीं शताब्दी में जो है हेमचंद्र ने परिष्टा पर्वना की रचना की 12th सेंचुरी के अराउंड। और इसमें इन्होंने डिटेल दी हमें अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में इन्होंने हमें डिटेलिंग दी, इसके बारे में हमें डिटेलिंग में बताया। और यहाँ पर इन्होंने जो है अर्लीस्ट अकाउंट दिया हमें, जो जैन टीचर्स थे इनका जो है हमें अर्लीस्ट इनके जो टीचिंग्स थी उनके बारे में बताया। अर्लीस्ट जो हमारे टीचर्स थे
अर्लीस्ट जो जैन टीचर्स जो थे, जैन धर्म के जो टीचर्स थे, जो इनके बारे में हमें टीचिंग्स जो हैं वो प्रोवाइड करते थे, उनके बारे में भी हमें यहाँ पर जो है उनके बारे में भी बताया। यहाँ पर हमें अर्लीस्ट और डिटेलिंग जो चीज़ें मिलती हैं वो जैन टीचर्स के बारे में भी मिलती हैं। जैन टीचर्स के बारे में हमें यहाँ पर पता चलता है। तो ये थे हमारा अर्ली टेक्स्ट जो हमने जैन लिटरेचर जो हमने किया था। जैन जो लिटरेचर हैं हमने इसको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा लाइफ ऑफ वर्धमान महावीर। जो हमारे वर्धमान महावीर थे, लॉर्ड महावीर जो थे, इनके लाइफ साइकिल कैसा था, इनका लाइफ स्टाइल कैसा था, लाइफ कैसी रही है इनकी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री की इस सीरीज़ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।